हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर। मैं जितेंद्र सैनी, आपका बायोलॉजी टीचर। क्लास 12 की हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे और हमने कंटिन्यूसली बहुत सारे चैप्टर को रब किया था और आज हम कुछ नया और बदलाव वाला टॉपिक लेके आएंगे। हम आज इस अपने जीव विज्ञान का जो सेशन है उसके अंदर जो जूलॉजी वाला पोर्शन है उसके भी एक दो चैप्टर करेंगे और उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। काफी बच्चे बोल रहे थे सर जूलॉजी भी स्टार्ट कीजिए, जूलॉजी भी पढ़ाइए। और मुख्य रूप से आपको पता है कि आपका जो जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी वो दो भागों में बटी हुई है। दो भागों में कैसे कि आप सभी को पता है कि एक भाग तो है मुख्य रूप से बॉटनी और एक है अपना जूलॉजी। तो बॉटनी के हमने मुख्य रूप से काफी चैप्टर 7-8 चैप्टर किए थे और आज हम जूलॉजी के बारे में भी बात कर रहे हैं। अच्छा से अच्छा टॉपिक लेंगे आज जूलॉजी का। और जूलॉजी अपने जो क्लास 12 की जूलॉजी है वो 21वें चैप्टर से स्टार्ट हो रही है। चैप्टर नंबर 21 से स्टार्ट हो रही है और 21वां क्या है? इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मानव का अध्यावरणीय तंत्र। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, ठीक है। आज इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम क्या होता है, किस प्रकार से इसमें कार्य की प्रणाली होती है और क्या क्या रचनाएं होती है। हम सभी को पता है कि हमारे शरीर के बाह्यतम आवरण के रूप में त्वचा मौजूद होती है। स्किन पाई जाती है सबसे बाह्यतम आवरण के तौर पर। और अपने जो भी शरीर के अंदर वातावरणीय किस प्रकार के जो भी बाह्य वातावरणीय को अपने शरीर के अंदर महसूस करवाने का, शरीर के प्रति संवेदनाओं को व्यक्त करने का मुख्य रूप से कार्य कौन करती है? त्वचा करती है। तो जो अपना अध्यावरणीय तंत्र किसे कहेंगे? इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। हम सभी को पता है कि सबसे बाह्यतम रूप से क्या है? त्वचा पाई जाती है। तो त्वचा तथा त्वचा से व्युत्पन्न रचनाओं से मिलकर अध्यावरणीय तंत्र बनता है। त्वचा यानी कि स्किन और स्किन से व्युत्पन्न यानी कि डिराइव्ड यानी कि स्किन के अंदर व्युत्पन्न होने पर क्या क्या नाखून है, बाल है, सींग है, उसके अंदर जो अलग अलग व्युत्पन्न होकर जो रचनाएं बनती है उन रचनाओं को मिलकर जो सिस्टम बनता है उसे बोलते हैं अध्यावरणीय तंत्र या इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। अब आप सभी को पता है इसके अंदर हम त्वचा के बारे में मुख्य रूप से ज्यादा बात करेंगे। त्वचा के अंदर से फिर रोम की संरचना की बात करेंगे। आप सभी को पता है कि त्वचा मेडोडर्मल यानी कि मेसोडर्मल कोशिका से मिलकर बनी होती है और उसके अंदर एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम है मेलानिन। क्या नाम है? मेलानिन वर्णक है। अब आप त्वचा की हिस्टोलॉजी की बात करें यानी कि त्वचा की औत्तिकी यानी कि हिस्टोलॉजी की, तो त्वचा के दो मुख्य रूप से भागों में हम बांटते हैं। एक तो उसका अधिचर्म यानी कि एपिडर्मिस और एक होता है उसका चर्म यानी कि डर्मिस। तो सबसे पहले हम एपिडर्मिस के बारे में बात करेंगे, त्वचा का सबसे बाह्यतम स्तर के बारे में। तो एपिडर्मिस है जो भ्रूणीय एक्टोडर्म से बनते हैं और यह है इसके अंदर रुधिर वाहिनिकाएं नहीं पाई जाती। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि एपिडर्मिस के अंदर रुधिर वाहिनिकाएं नहीं पाई जाती। भिन्न भिन्न अंगों में इसकी मोटाई भी अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। जैसे रगड़ वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर सर्वाधिक मोटी होती है अधिचर्म, जैसे कि तलवे है, हाथ है, दांतों की हथेलियां हैं, ठीक है। और जो बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं जैसे नेत्र, कॉर्निया, वहां पर ये बहुत पतली पाई जाती है। क्या? एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस के अंदर अलग अलग प्रकार के बदलाव भी पाए जाते हैं, अनेक प्रकार की परतें भी मिलकर बनी होती है। उसी के आधार पर हम कहते हैं कि ये एक स्तरित एपिथेलियम ऊतक है। क्या है? एपिडर्मिस। अलग अलग प्रकार की परतें मिलकर बनती है तो इसे बोलते हैं स्तरित एपिथेलियम ऊतक कहा जाता है। अब इस एपिथेलियम में अंदर से बाहर की तरफ 5 स्तर पाए जाते हैं। कितने स्तर? 5 स्तर अंदर से बाहर की तरफ। अंकुरण स्तर, शूल स्तर, कणी स्तर, स्वच्छ स्तर और किरणित स्तर, ये 5 स्तर पाए जाते हैं। सबसे पहले वाला सबसे आंतरिक वाले भाग की बात करते हैं, सबसे आंतरिक वाले स्तर की। तो यहाँ पर है अंकुरण स्तर। सबसे भीतरी वाला स्तर होता है कोशिका यहाँ की जीवित होती है, याद रखना। चर्म की आधार कला से चिपकी रहती है। हमने बात की थी कि जो त्वचा की औत्तिकी में हमने बात की थी कि त्वचा को हम मुख्य दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है एपिडर्मिस और एक होता है डर्मिस। डर्मिस मतलब कि चर्म, एपिडर्मिस मतलब कि अधिचर्म। तो ये अंकुरण स्तर है, हम अंदर से बाहर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो भाग है वो क्या है? अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है। तो सबसे आंतरिक वाला भाग है अंकुरण स्तर, जो ये डर्मिस है। क्या? डर्मिस की यानी कि चर्म की आधार कला से चिपकी हुई रहती है। अब चर्म के अंदर तो रुधिर कोशिकाएं पाई जाती है क्योंकि हमने बात की एपिडर्मिस के अंदर रुधिर कोशिकाएं अनुपस्थित होती है। तो चर्म के अंदर स्थित रुधिर कोशिकाओं से क्या होता है? अंकुरण स्तर को पोषण प्रदान होता है। यहाँ की कोशिकाएं
अलग अलग जगह पर कगारों के रूप में उभरी हुई नजर आती है, उन्हें हम बोलते हैं रेटेपेक्स, यानी कि अलग अलग जगहों पर उभारा के रूप में, कगारों से उभार के रूप में निकली हुई रहती है, उसे बोलते हैं रेटेपेक्स। रेटेपेक्स की कोशिकाओं के वर्णक कोशिका, रेटेपेक्स की कोशिकाओं के अंदर कुछ वर्णक कोशिकाएं पाई जाती है। इनके मध्य जो एक वर्णक पाया जाता है मेलेनिन, वो त्वचा को रंग प्रदान करता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, त्वचा को रंग प्रदान करता है कौन, मेलेनिन वर्णक। फिर है दूसरा अपने शूल स्तर, क्या है, शूल स्तर। पहला था अंकुरण स्तर, दूसरा है शूल स्तर, यानी कि अंकुरण स्तर के बाहर स्थित कई कतारों की कोशिकाएं, अंकुरण स्तर के बाहर की तरफ स्थित कई प्रकार की कतारों की कोशिकाएं पाई जाती है, जो बहुकोणीय यानी कि अनेक प्रकार के कोणीय हो सकती है और शाखित होती है। तो इनका मुख्य कार्य होता है जो अधिचर्म यानी कि एपिडर्मिस है उसको दृढ़ता, यानी कि मुख्य रूप से उसको रिगिड प्रोवाइड करना, दृढ़ता प्रोवाइड करना। फिर है तीसरा कणी स्तर। कणी स्तर क्या होता है कि इन कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में केराटोहाइलिन नामक एक प्रोटीन का सूक्ष्म कण पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं कणी स्तर। तीसरा स्तर है कणी स्तर, किसे कहेंगे, जिस कोशिकाओं के अंदर के कोशिका द्रव्य में केराटोहाइलिन नामक प्रोटीन के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, वो एपिडर्मिस का कणी स्तर कहलाता है। चौथा है स्वच्छ स्तर। स्वच्छ स्तर किसे कहेंगे कि कण स्तर के बाहर की तरफ 3-4 परतें मिलकर क्या बनाती है, कोशिका की संरचना बनाती है, और ये चपटी संरचना होती है। कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में एलेनिन नामक पदार्थ पाया जाता है, जो केराटोहाइलिन, जो ये था केराटोहाइलिन के विघटन से बनता है। क्या बनता है, एलेनिन नामक पदार्थ, किसके अंदर, स्वच्छ स्तर से। और यहाँ से इसका क्या होता है कि केंद्रक भी नष्ट हो जाता है और कोशिकाएं भी पारदर्शी हो जाती है। स्वच्छ स्तर का मुख्य कार्य है कि त्वचा को ये जल रोधी बनाता है, ठीक है। पांचवा और अंतिम स्तर है कील स्तर। कील स्तर किसे कहेंगे, सबसे बाहरतम स्तर, क्योंकि हम बात कर रहे थे देखो अंदर से बाहर की तरफ, तो कील स्तर मतलब कि सबसे बाहरी चपटी शंखाकार कोशिकाएं होती है। यहाँ की कोशिकाएं निर्जीव होती है क्योंकि एलेनिन युक्त साइटोप्लाज्म पूरा का पूरा यहाँ पर सूख जाता है और जो मृत पदार्थ से क्या बनते हैं, सींग केराटिन में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार ये कील स्तर हो गया। बार बार कील स्तर पर क्या होता है कि त्वचा के अंदर परतें मिलती रहती, त्वचा आगे खिसकती रहती है, इसलिए त्वचा की सफाई होती रहती है। तो ये मुख्य रूप से 5 स्तर थे एपिडर्मिस के अंदर से बाहर की तरफ। और एक होता है देखो केराटिनाइजेशन, संरंगी भवन, किसे कहेंगे, एपिडर्मिस की जो बाहरी कोशिकाओं से निर्जीव केराटिन बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, केराटिनाइजेशन या संरंगी भवन कहते हैं। अब ये केराटिनाइजेशन क्यों जरूरी है कि सुरक्षा हेतु इसमें बाह्य कंकाल के अंग, बाल, नाखून वगैरह बनते हैं, किसकी वजह से, केराटिनाइजेशन की वजह से, अधिचर्म की बाहरी कोशिकाओं से निर्जीव केराटिन बनने की जो प्रक्रिया होती है। तो हमने त्वचा की हिस्टोलॉजी में पहले एपिडर्मिस के बारे में बात कर ली, अब बात करेंगे डर्मिस के बारे में, यानी कि दूसरा भाग त्वचा का डर्मिस, दूसरी परत के बारे में बात करेंगे। हमने अभी तक मुख्य रूप से जो एपिडर्मिस के बारे में बात कर ली थी और कहा था कि त्वचा की हिस्टोलॉजी में त्वचा को हमने 2 परतों में बांटा था, 2 भागों में बांटा था। दूसरा है अपना चर्म यानी कि डर्मिस वाली सतह। डर्मिस वाली सतह क्या होती है कि इसके बारे में देखेंगे तो ये क्या होती है कि एपिडर्मिस के नीचे की तरफ पाई जाती है, यानी कि एपिडर्मिस मान लीजिए इसकी सतह पर ही टिकी रहती है, ठीक है। यह भ्रूणीय मेसोडर्म द्वारा उत्पत्ति होती है, तो वो भ्रूणीय एक्टोडर्म द्वारा हो रही थी। ये तंतुमय संयोजी ऊतक से निर्मित रहती है, क्योंकि इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, इसके अंदर श्वेत तंतु, पीले तंतु पाए जाते हैं, रुधिर वाहिकाएं, तंत्रिकाएं, अरेखित पेशी तंतु, त्वक संवेदनांग, रोम पुट्टिकाएं, मुख्य प्रकार की ये सभी संरचनाएं इसके अंदर उपस्थित होती है। अब इस डर्मिस यानी कि जो चर्म वाले भाग को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक तो पेपिलरी स्तर और एक होता है जालिका स्तर। 2 स्तरों के अंदर विभाजित कर दिया। पेपिलरी स्तर क्या होता है कि इसके अंदर पतले कोलेजन तंतु पाए जाते हैं और यह लचीले तंतु रुधिर वाहिकाओं की अधिकता की वजह से पाया जाता है। इसके अंदर रुधिर वाहिकाएं अधिक मात्रा में पाई जाती है और अधिचर्म है जो पेपिलरी स्तर के विपरीत टिका रहता है। दूसरा है जालिका स्तर। जालिका स्तर क्या होता है, जालिका स्तर में यह स्तर मोटा ज्यादा होता है, क्योंकि इसके जो तंतु होते हैं वह बहुत दूर दूर तक फैले रहते हैं। अब जब तंतु इसके अगर दूर दूर तक फैले रहेंगे तो क्या होगा कि ये बहुत हार्ड यानी कि मोटा हो जाएगा और इसके अंदर त्वक ग्रंथियां, रोम पुट्टिका और संवेदनांग पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से हमने त्वचा की हिस्टोलॉजी का जो टॉपिक था वो क्लियर कर लिया। उसके अंदर एपिडर्मिस और डेपिडर्मिस दोनों प्रकार के बारे में बात की। इसके बाद है देखो हमने बात की थी कि हम मानव का अध्यावरणीय तंत्र पढ़ रहे हैं, ह्यूमन इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम की बात कर रहे हैं। अध्यावरणीय तंत्र किससे मिलकर बना होता है कि त्वचा तथा उससे त्वचा से उत्पन्न व्युत्पन्न उनसे मिलकर अध्यावरणीय तंत्र बनता है। त्वचा के बारे में बात कर ली, अब त्वचा के व्युत्पन्नों के बारे में बात करेंगे। अब त्वचा के व्युत्पन्न में सबसे पहले हम बात करते हैं हेयर एंड इट्स स्ट्रक्चर, रोम तथा उसकी संरचना के बारे में, बालों की संरचना के बारे में।
तो आप सभी को पता है कि अधिचरण की सजीव व सक्रिय मेलपी की स्तर से बनते हैं क्या, रोम। ठीक है, अब रोम का हम हर एक पार्ट को अलग अलग को देखते हैं। आपको सभी को पता है कि रोम का पहला पार्ट होता है रोम हेयर फॉलिकल, रोम पुटक। ये रोम का आधार भाग होता है, चरम में धसा हुआ रहता है और थैलीनुमा संरचना में ये पाया जाता है। देखिए कुछ मेन टॉपिक यहाँ पर कवर करेंगे हम, मेन चीजें, बाकी हम बुक के साथ भी, बुक में भी जो लिखा हुआ उसको भी एक बार साथ साथ रिपीट करते रहेंगे। दूसरा है अपने रोम की जड़, मुख्य रूप से रोम की जो जड़ क्या होती है, हेयर की। रोम की जड़ में बात की थी हेयर रूट के बारे में। रोम पुटक के तल पर स्थित होती है, इसकी कोशिकाएं सक्रियता से विभाजित होती रहती है और रोम जड़ का निर्माण करती रहती है। तीसरा था अपना हेयर पेपिला, रोम पेपिला। रोम पुटक के पहने में को जो एक गड्ढा बनता है उसके अंदर रुधिर कोशिकाएं एक घना गुच्छा बना लेती है, उसे हम क्या बोलते हैं, हेयर पेपिला या रोम पेपिला कहते हैं। फिर रोम कांड क्या होता है कि चरम यानी कि डर्मिस के बाहर की त्वचा पर स्थित एक निकला हुआ रोम का ठोस भाग होता है, उसे रोम कांड कहता है। याद रखना ये एक निर्जीव भाग है जिसको हम 3 भागों में बांटते हैं, उपत्वचा, वल्कुट और मध्यांश के रूप में। ठीक है, रोम कांड के बारे में बात करते हैं तो उपत्वचा ये रोम का सबसे बाहरी स्तर होता है, अत्यंत महीन और एक कोशिकीय मोटा स्तर भी होता है। इसकी कोशिकाएं सल्क रूपी और परस्पर आच्छादित रहती है। वल्कुट की अगर मैं बात करें तो वल्कुट में अपने को पता है कि ये मध्य स्तर है, इसके अंदर रंगा कण पाया जाता है। रंग वाले जो कण है बालों को रंग देते हैं, इसी की वजह से इसी के कम होने पर इसके अंदर हवा बढ़ जाती है और ये क्या होता है, बाल सफेद कर देते हैं। याद रखना वल्कुट वाला सॉरी कोर्टेक्स वाला क्षेत्र। और मध्यांश ये रोम का भीतरी सबसे मुख्य भाग होता है और बहुकोणिकीय कोशिकाएं इसके अंदर भी पाई जाती है। फिर थी एरेक्टर पिलाई पेशियां, ये विशेष रूप से पेशियां जो अरेखित तंतुओं की बनी होती है। बालों की गति का संचालन कौन करती है, एरेक्टर पिलाई में से करती है, क्योंकि ये जो फॉलिकल यानी कि पेशियां पुटिका से मिलकर बनी होती है, संकुचित होती रहती है। ठंड लगने पर बालों का खड़ा होना, ये सभी क्या होता है, एरेक्टर पिलाई में से ही काम करती है। पेशिया के चारों ओर इसके अंदर तंत्रिका के तंतु लिपटे भी रहते हैं। फिर अपना जो टॉपिक था वो है कि पहला तो हमने बात की थी त्वचा के व्युत्पन्न में त्वचा की रोम की संरचना और उसके बारे में। दूसरा तो ग्रंथियां, यानी कि हम बात करें नॉर्मल से कि क्यूटेशियस ग्लैंड के बारे में, त्वचा के अंदर कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है। अपने को पता है कि सभी ग्रंथियां क्या होती है, त्वचा की बहिस्रावी प्रकार की यानी कि एक्सोक्राइन प्रकार की होती है, क्योंकि इनके जो नाल होती है वो अधिचरण के बाहर आकर खुलती है और ये अधिचरण की जो ग्रंथियां पाई जाती है वो मेल की जो स्तर होता है उसके चरम के अंतर्वलन से बनती है। सबसे पहले हम बात करेंगे श्वेत ग्लैंड यानी कि पसीने वाली श्वेत ग्रंथियों के बारे में। आप सभी को पता है कि यह सरल नलिकाकार महीन नलिका अधिचरण की सतह पर खुलती है। इन ग्रंथियों से पसीने का स्राव होता है, इंपॉर्टेंट बात है। अब पसीने का स्वाद होता है नमकीन, तो वो पसीने के अंदर जल, CO2 व यूरिया की मात्रा की वजह से होता है। एक्राइन या मिरोक्राइन प्रकार की होती है, मतलब कि इसका जो श्रावण है वो रिस रिस कर बाहर की तरफ आएगा। मानव शरीर के अंदर लगभग 25 लाख श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी? 25 लाख श्वेत ग्रंथियां मानव शरीर के अंदर पाई जाती है। ये जननांगों के पास, गुदा क्षेत्र के पास, आंख के पास, हथेली, तलुओं व बाल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसका मुख्य कार्य होता है श्वेत ग्रंथियों का शरीर के तापमान का नियमन करना। ठीक है, फिर है अपना दूसरी है तेल ग्रंथियां, ऑयल ग्लैंड्स की बात करेंगे तेल ग्रंथियों की बात में, जिसे हम सीबेसियस ग्लैंड भी कहते हैं। ये बालों की जड़ तथा पुटिकाओं के पास पाई जाती है और ये हेलोक्राइन प्रकार की होती है। हेलोक्राइन प्रकार की मतलब कि जिसका अंदर स्त्राव बढ़ जाने पर वो कोशिका खुद बाहर आकर टूटकर पूरा का पूरा स्त्राव को बाहर चली जाती है। ठीक है, ये त्वचा को चिकनी व जलरोधी बनाती है, यानी कि जो ये मुख्य रूप से त्वचा है उसको चिकनी और जलरोधी बनाने का कार्य भी कौन करती है, तेल ग्रंथियां करती है। अब आप सभी को पता है कि तेल ग्रंथियां अपने शरीर के चारों सभी भागों में पाई जाती है, हथेली और तलुओं को छोड़कर। हथेली और तलुओं को छोड़कर अपने शरीर के अंदर सब जगह पर तेल ग्रंथियां मुख्य रूप से पाई जाती है। होठ, शिश्नमुंड, स्तन की गुंडियों पर बाल तो नहीं पाए जाते हैं, किंतु ये ग्रंथियां पाई जाती है। होठ, शिश्नमुंड और स्तन की जो गुंडियां होती है, 3 जगहों पर बाल नहीं पाए जाते। ठीक है, सूर्य में प्रकाश में विटामिन डी का संश्लेषण भी हो जाता है तेल ग्रंथियों की वजह से। फिर है जेस ग्रंथियां। जेस ग्रंथियां क्या होती है, ये सीबेसियस ग्रंथियों का रूपांतरण होती है। ये ग्रंथियां पलकों की बरोनियों में स्थित होती है और तेलीय पदार्थ का स्रावन करती है, जिससे क्या होती है कि बरोनिया पलकों की जो बरोनिया होती है वो चिकनी रहती है। फिर है मिबोबियन ग्रंथियां। मिबोबियन ग्रंथियां क्या होती है, मिबोबियन ग्रंथियां होती है जो ये भी त्वचा की बरोनिया में पाई जाती है, लेकिन ये कॉर्निया पर पतली फिल्म का निर्माण करती है। फिर है मूलाधार या बक्सर ग्रंथियां, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीबेसियस ग्रंथियों का ये भी रूपांतरण होती है। क्या होता है कि ये ग्रंथियां मूत्र जनन व छिद्र के बीच में मूलाधार या बक्सर यानी कि गुदा तथा मूत्र जनन छिद्र के बीच में स्थित होती है, गंधयुक्त पदार्थ का श्रावण करती है। फिर है सिरुमिनस ग्रंथियां, ये बाह्य कर्ण नाल की त्वचा में स्थित होती है, इंपॉर्टेंट है, बाह्य कर्ण नाल की त्वचा में स्थित होती है और सेरुमन का श्रावण करती है। सेरुमन एक प्रकार का कर्ण मोम का निर्माण करता है जो सेरुमन कर्ण पट्ट की क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार हमने
चर्म के बारे में पढ़ा, त्वचा के व्युत्पन्न में रोम की संरचना के बारे में पढ़ा, त्वक ग्रंथियों में भी मुख्य रूप से त्वक ग्रंथियों के बारे में जान लिया। केवल एक ही प्रकार की ग्रंथियां बाकी बची है, वो है अपनी स्तन ग्रंथियां, उसको देखेंगे। और फिर अपना जो अगला टॉपिक है वो है त्वचा के कार्य। त्वचा के कार्य को कंप्लीट करके इस चैप्टर को आज हम कंप्लीट करेंगे इसी पार्ट के अंदर। तो देखते हैं कौन सी मुख्य प्रकार की अपने सामने जो पाई जाती है वो है स्तन ग्रंथियां यानी कि मेमरी ग्लैंड्स। अपने तो लास्ट जो बचा था वो था स्तन ग्रंथियां, यानी कि स्तन ग्रंथियां वक्ष के भाग में स्थित होती है। ह्यूमन के अंदर एपोक्राइन प्रकार की होती है, मादा के अंदर सक्रिय रहती है, पुरुषों के अंदर निष्क्रिय रहती है। कार्य क्या होता है इसका? दुग्ध का स्त्रावण करती है। एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन द्वारा ये निर्मित रहती है। यानी निर्मित कैसा कि इनके रेगुलेट कौन करता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इनको रेगुलेट करता है। दूध का निष्कासन ऑक्सीटोसिन हार्मोन द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन दुग्ध का निष्कासन करता है। स्तन ग्रंथियों में ग्रंथियां तेल ग्रंथियों के रूपांतरण से ही बनती है। ये आपकी स्तन ग्रंथियां पूरी होगी। अपना लास्ट टॉपिक बचा है त्वचा के कार्य क्या है, यानी कि मानव शरीर के अंदर त्वचा क्या क्या कार्य करती है। त्वचा शरीर की सुरक्षा करती है, ताप नियमन करती है, शरीर की आकृति बनाए रखती है, खाद्य संग्रहण, उपयोगी पदार्थों का श्रवण करती है, उत्सर्जन करती है, गमन करती है, कंकाल का निर्माण करती है, अवशोषण करती है, उद्दीपन को समझाती है या महसूस करती है, दांतों का निर्माण करती है और लैंगिक आकर्षण या पुनरुत्पन्न करती है। चलिए सभी को एक एक को डिटेल के माध्यम से देखते हैं क्या किस में होता है। सबसे पहले बात करते हैं शरीर की सुरक्षा करना, और अभी इसी चैप्टर के मुख्य रूप से जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को भी देखेंगे बुक के अंदर। सबसे पहले शरीर की सुरक्षा की बात करेंगे तो शरीर का सुरक्षात्मक आवरण बनाती है, क्योंकि अंतरांगों को बाहरी चोट से, धक्के मुक्कों से लगने से ये क्या करती है? त्वचा अपने को जो कि बॉडी के अंदर के अंग होते हैं उनका सुरक्षा करती है। और त्वचा के विभिन्न संरचना जैसे कि नाखून है, सींग है, बाल है, ये सब त्वचा को, अंगों को सुरक्षित रखते हैं और त्वचा को जलरोधी बनाने में भी काम करता है। दूसरा है शरीर का ताप का नियमन करना। शरीर के ताप का नियमन करना किस प्रकार है कि मानव एक समतापी प्रकार का प्राणी होता है। आप सभी को पता है कि वातावरण में ठंडे व गर्म होने पर शरीर का तापमान निश्चित ही रहता है। तो मानव का तापमान होता है अपना 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और त्वचा के नीचे उपस्थित वसीय स्तर ताप निरोधी स्तर बनाता है। ताप निरोधी मतलब कि ताप के प्रति निरोधी स्तर बनाता है। श्वेत ग्रंथियां शीतल प्रणाली प्रकार की बनाती है, शरीर को ताप पड़ने पर वो ठंडा रखती है। और कुछ शरीर को ताप का नियमन हाइपोथैलेमस द्वारा किया जाता है, वो हम आगे भी पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स के अंदर। तो इस प्रकार क्या होता है कि ताप का नियमन भी रखती है। फिर आकृति कैसे बनाती है? आप सभी को पता है कि त्वचा शरीर को आकृति बनाने में सहायक होती है, क्योंकि त्वचा चारों तरफ पाई जाती है, शरीर की एक फिक्स्ड शेप में रहता है। तीसरा खाद्य संग्रहण कैसे कि वसी उत्तर वसा का संचयन करती है त्वचा अपने पास में, तो खाद्य संग्रहण करती है। फिर तो अपने पास उपयोगी पदार्थों का श्रवण कैसे है कि तेल ग्रंथियां हैं, दूध है, विटामिन डी है, कर्ण मोम, इन प्रकार का श्रवण भी कौन करती है? त्वचा करती है। और भी अच्छी अच्छी चीजें थी जैसे उत्सर्जन करती है, यूरिया, CO2, पसीने का वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालती है। और गमन में सहायता, जो लचीले होने के कारण गमन में सहायता करती है। कंकाल निर्माण तो करती है, क्योंकि चर्म के संयोजी ऊतक द्वारा कलाजात अस्थियां बनती है, उससे क्या होता है कि कंकाल का निर्माण होता है। अवशोषण भी करती है, क्योंकि ये पारगम्य होती है मुख्य रूप से तेल त्वचा के लिए, त्वचा तेल के लिए पारगम्य होती है, तो जो अवशोषण करवाता है, मालिश करने पर ऊतकों को लाभ पहुंचाती है। और भी बात करेंगे उद्दीपन किस प्रकार का होता है, तो त्वचा की चर्म में उपस्थित विभिन्न प्रकार के जो संवेदनांग पाए जाते हैं वो संवेदनांग को ग्रहण करने पर उद्दीपन देता है। दांतों का निर्माण की बात करेंगे तो कुछ भागों में त्वचा दांतों के तरफ से चरम तक धसे रहते हैं, तो दांतों का निर्माण होता है। लैंगिक आकर्षण करते हैं, क्योंकि बालों का रंग, विन्यास, मूलाधार ग्रंथियों आदि की वजह से लैंगिक आकर्षण होता है। पुनरुत्भवन का भी निर्माण करती है, क्योंकि चोट लगने पर त्वचा आदि तरफ में पुनरुत्भव द्वारा घाव बढ़ जाते हैं, इसलिए त्वचा को शरीर का हरपननुमा अंग भी कहा जाता है। चलिए इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो मानव की त्वचा का विकास होता है, कहाँ से होता है भाई मानव की त्वचा का विकास? आपके सामने ऑप्शन रखे गए हैं। ऑप्शन नंबर ए मेसोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म और एक्टोडर्म से। तो मुख्य रूप से आप सभी को पता है कि अपने एक्टोडर्म और मेसोडर्म से त्वचा का निर्माण होता है। मानव की त्वचा की सबसे बाहरी परत कहलाती है एल्डिन नामक पदार्थ पाया। ये सारी चीजें हमने अभी डिस्कस की है। त्वचा को हरपननुमा अंग क्यों कहते हैं, कौन सा विटामिन संश्लेषण होता है, मायोपेट ग्रंथि, ये सारे आपके हो जाएंगे इस चैप्टर में। कोई और क्वेश्चन देखते हैं, रेटेपेक्स वाला भी हो जाएगा। मानव त्वचा के अंदर पाए जाने विभिन्न स्तरों का वर्णन हमने किया है। त्वचा पाए जाने तेल ग्रंथियों को कह दिया, श्वेत ग्रंथि, स्तन ग्रंथियां सभी का हमने कर दिया है। श्रृंगी भवन का भी किया है, रेक्टल पिलेमेसिया, गंध ग्रंथियां कहाँ पर पाई जाती है ये भी हमने कर लिया है। कुल मिला के आपका जो ये 21वां चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने इससे क्वेश्चन भी देख लिया है, कोई भी क्वेश्चन के लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमने सारा समझा है, उसके थ्रू ही क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसके नोट्स आप बना लीजिए और एनविला ऑनलाइन के ऊपर आप जुड़े रहिए और हमारा सहयोग बनाए रखिए। धन्यवाद।